हिमालयों के बीच एक ऐसी घाटी जो कभी किसी एक तरफ नहीं झुकी। यहाँ के लोग नेवार, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया दोनों की लगभग बराबर वंश परंपरा लिए हुए हैं। इंसानी इतिहास में ऐसा संतुलन बहुत दुर्लभ है। पुरातत्व, कथा और डीएनए तीनों एक ही बात कहते हैं। काठमांडू की नींव शुद्धता पर नहीं, बल्कि मिलावट पर रखी गई थी। तो फिर यह कैसे हुआ कि संतुलन ही उनकी पहचान बन गया? क्या काठमांडू के लोग कभी एक ही मूल के नहीं थे, बल्कि जानबूझकर दो दुनियाओं के बीच बनाए गए एक संतुलन का परिणाम थे? नेवार समुदाय, जिसे काठमांडू घाटी का मूल निवासी माना जाता है, दक्षिण एशिया के सबसे सटीक आनुवंशिक मिश्रणों में से एक है। आधुनिक जीनोमिक अध्ययनों से पता चलता है कि उनके डीएनए में लगभग आधा हिस्सा उत्तर भारतीय एएनआई और आधा पूर्वी एशियाई, मुख्य रूप से तिब्बती बर्मन समूहों से आया है। यह संतुलन सिर्फ जीन में ही नहीं, बल्कि भाषा, कला और सामाजिक रिवाजों में भी दिखता है, जहां दक्षिण एशियाई और हिमालयी तत्व साथ रहते हैं। कई पड़ोसी समुदाय किसी एक दिशा में झुके हुए हैं, लेकिन नेवार ठीक दो महाद्वीपों के बीच खड़े हैं, जैसे संतुलन ही उनकी उत्पत्ति की रचना का सिद्धांत रहा हो। यह सवाल उठता है, इतने दूर दूर के दो आनुवंशिक स्रोत इतनी सटीकता से एक छोटी सी घाटी में कैसे मिल गए? कभी कभी पिता और मां की कहानियां जीनों में अलग अलग लिखी होती हैं। नेवार लोगों पर किए गए आनुवंशिक अध्ययनों में पितृवंश और मातृवंश के बीच साफ अंतर दिखता है। ज्यादातर नेवार पुरुषों के वाई क्रोमोसोम दक्षिण एशियाई वंशों से जुड़े हैं, जैसे RM207, R1A Z3 H और L, जो उत्तर भारत की इंडो आर्यन आबादी में आम है। वहीं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माताओं से आता है, भारतीय मैदानों और पूर्वी एशिया, मुख्य रूप से तिब्बती बर्मन, दोनों की मिश्रित विरासत दिखाता है। इससे संकेत मिलता है कि इंडो आर्यन पुरुष घाटी में आए और स्थानीय तिब्बती बर्मन महिलाओं से विवाह किया। पीढ़ियों बाद उनके वंशजों ने एक ऐसा समाज बनाया जिसने संस्कृत आधारित संस्कृति को हिमालयी भाषा और परंपरा के साथ जोड़ा। इस प्रकार पिता और मां की वंशीय भिन्नता ही सांस्कृतिक मेल का आधार बनी। पर अगर भाषा अक्सर मां से आती है, तो घाटी की भाषा कैसे बची रही जबकि शासक बदलते गए? किसी भी राजवंश से पहले यह घाटी पानी थी, एक झील जो इतिहास बनने का इंतजार कर रही थी। प्राचीन कथाएं बताती हैं कि बोधिसत्व मंजुश्री ने पर्वत की दीवार काटकर उस झील का पानी बहाया और उपजाऊ काठमांडू घाटी बनाई। आधुनिक भूविज्ञान भी इसे मानता है। घाटी की जमीन के नीचे कीचड़ और तलछट की परतें दिखाती हैं कि यहां कभी झील थी। जब पानी हटा, तब लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास किरात जनजातियां जो तिब्बती बर्मन मूल की थीं, यहां बसीं। वे प्रकृति और पहाड़ों की पूजा करते थे और घाटी की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परत तैयार की। इन्हीं परंपराओं और भाषाई जड़ों से बाद की संस्कृतियां उठीं। लेकिन वे कौन थे जिन्होंने इस आदिवासी घाटी को पत्थर और संस्कृत की नगरी बना दिया? मैदानों से आए शरणार्थी, न कि विजेता, और उन्होंने घाटी को हमेशा के लिए बदल दिया। 4वीं से 5वीं सदी ईसवी के बीच उत्तर बिहार के प्राचीन नगर वैशाली से लोग काठमांडू घाटी में आए। ये लिच्छवी कहलाए, जिन्होंने नेपाल का पहला दर्ज किया गया राजवंश स्थापित किया। 464 ईस्वी के चांगू नारायण स्तंभ और 512 ईस्वी के शिलालेख में नेपाल नाम मिलता है। उन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदू अनुष्ठान और जातिगत व्यवस्था लाई, जिन्हें उन्होंने स्थानीय तिब्बती बर्मन परंपराओं के साथ मिलाया। इस समय में ही संभवतः इंडो आर्यन पुरुषों का आगमन और स्थानीय परिवारों से उनका मेल हुआ, जिससे नई संस्कृति और आबादी बनी। क्या यही ऐतिहासिक मिलन आज दिखने वाले आनुवंशिक संतुलन की जड़ हो सकता है? नेवार डीएनए के भीतर भारत और तिब्बत से भी दूर की जगहों के निशान छिपे हैं। दक्षिण एशियाई और तिब्बती बर्मन वंशों के अलावा कुछ वाई क्रोमोसोम रेखाएं और भी व्यापक संबंध दिखाती हैं, जैसे R1b पश्चिमी यूरोप, JA2 मध्य पूर्व और अनातोलिया, और CM217 मध्य एशिया। ये निशान संभवतः सदियों के व्यापार और सिल्क रोड के मार्गों से आए, जो भारत, तिब्बत और चीन को जोड़ते थे। फारस, अरब और मध्य एशिया से
व्यापारी और कारीगर घाटी से गुजरे और अपने सांस्कृतिक और आनुवंशिक चिन्ह पीछे छोड़ गए। उनकी झलक आज भी मंदिरों की ज्यामितीय आकृतियों और पारंपरिक मुखौटों में दिखती है। पर यह कैसे हुआ कि इतनी बाहरी सभ्यताओं को समेटने के बाद भी घाटी ने अपनी पहचान नहीं खोई? ध्यान से सुनो। भाषा की व्याकरण तक में दो महाद्वीपों की स्मृति है। नेवार भाषा, जिसे नेपाल भाषा कहा जाता है, नेवार डीएनए जैसी दोहरी संरचना रखती है। इसकी व्याकरण तिब्बती बर्मन है। कर्ता कर्म क्रिया क्रम, वर्ग सूचक शब्दों का उपयोग और स्वर लय जो हिमालयी भाषाओं जैसी है। लेकिन इसका आधे से ज्यादा शब्दकोश संस्कृत, मैथिली और नेपाली जैसी इंडो आर्यन भाषाओं से आया है। यह ब्राह्मी लिपियों में लिखी जाती है, पर संरचना पूर्वी बनी रहती है। इस मिश्रण ने नेपाल भाषा को घाटी की मिश्रित विरासत का जीवंत रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा उपकरण जिसने बाहरी शब्द अपनाए, पर अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अगर घाटी की भाषा दो तंत्रों को मिला सकती है, तो इसके मंदिर और देवता कैसे होंगे? काठमांडू में एक ही मंदिर दो धर्मों का हो सकता है। यहां धर्म अलग नहीं हुए, बल्कि साझा स्थानों में विकसित हुए। स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ बौद्ध धर्म के केंद्र हैं, पर हिंदुओं के लिए भी पवित्र हैं। पशुपतिनाथ हिंदू मंदिर है, पर वहां कभी बौद्ध भिक्षु भी आते थे। 1200 से 1759 ईस्वी के मल्लकाल में यह मिलन कला और अनुष्ठान दोनों में चरम पर पहुंचा। कांस्य मूर्तियां, लकड़ी की नक्काशी और त्योहारों ने हिंदू और बौद्ध प्रतीकों को एक ही सांस्कृतिक भाषा में पिरोया। इंद्र जात्रा हिंदू देवता का उत्सव है, लेकिन बौद्ध शैली की शोभा यात्रा में मनाया जाता है। कुमारी परंपरा में एक बौद्ध कन्या को हिंदू देवी के रूप में पूजते हैं। यूनेस्को ने इस युग को उसकी कलात्मक और आध्यात्मिक एकता के लिए विशेष मान्यता दी है। लेकिन जब बाहर से युद्ध और एकीकरण आया, तब इस संतुलित सभ्यता का क्या हुआ? 1768 में जब गोरखा तोपें आईं, तो संतुलन ने आग का सामना किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में हुए एकीकरण अभियान ने काठमांडू घाटी में नेवार शासन का अंत कर दिया। इसके बाद नेपाल भाषा का सरकारी दर्जा खत्म हुआ और कई नेवार व्यापारी और कारीगर तिब्बत और पूर्वी हिमालयी नगरों में चले गए। फिर भी उनकी सांस्कृतिक पहचान व्यापार, कला और पूजा के जरिए जीवित रही। नेवार शिल्पकारों ने जहां भी गए मंदिर और मूर्तियां बनाई, अपनी मिली-जुली परंपरा के साथ। 2023 के बासनेत और साथियों के आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं लगभग 22% उत्तर भारतीय और 88% तिब्बती बर्मन एंसेस्ट्री, जो चौथी 5वीं सदी ईस्वी में मिश्रित हुई थी। इतिहास और डीएनए दोनों एक ही कहानी कहते हैं, संतुलन की। अगर नेवारों की कहानी साबित करती है कि मिश्रण से शक्ति बन सकती है, तो यह इंसानियत के आने वाले पहचान के भविष्य के बारे में क्या बताती है?